nation now. I'm Pradeep Nambiar. In this news, we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. And they say in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves, because if the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. Are we seeing that? We have welcomed our esteemed guests in our studios today, Lakshman Sahuji Sahab from the Bharatiya Janata Party. Lakshman Sahuji Sahab, namaskar, welcome to the show. Nizamuddin Ryan Sahab from the Indian National Congress, welcome to the show, Nizamuddin Sahab. And Yogesh Chileji, welcome to the show. Chile Sahab is from MNS, Maharashtra Navnirman Sena. I'll begin with Sahuji Sahab, आपसे शुरुआत करते हैं. राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने फिर वही महाराष्ट्र में जिस प्रकार से इलेक्शन में एक धांधली हुआ उस चीज को हाईलाइट कर दिया. बोले कि बार बार लिखने पर भी हमें कोई सफाई इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल रहा है. तो इलेक्शन जिस प्रकार से बढ़ा, महाराष्ट्र के टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा ये 5 महीने में बढ़ा है. उन्होंने कहा 5 साल में वोटर्स का यादी में जितना बढ़ा नहीं है, ये 5 महीने में विधानसभा के लोकसभा के बाद विधानसभा में 5 बढ़ गया है. साहुजी साहब, फिर प्रश्न उठ रहा है आपके जीत पर. साहुजी साहब बोलिए. नमस्कार प्रदीप जी. नमस्कार सर, नमस्कार. हमारे साथीदार जो प्रवक्ता है उनको भी नमस्कार. नमस्कार. निजामुद्दीन राइन साहब और योगेश चिले साहब. जी हाँ सर, आपका जो विषय उठाया है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे. हाँ. लेकिन सबसे पहले आज का दिन का जो महत्व है इसके बारे में मैं थोड़ा आपका 1-2 मिनट पहले लूंगा. लेना ही चाहिए, आप हमेशा करते हो आप. सर, आज हमारे तिथि के अनुसार जो हमारा भारतीय पंचांग है, माघ महीने का शुक्ल पक्ष का जो दशमी का दिन होता है, हाँ. ये हमारे गोदावरी नदी का प्रगट दिन होता है. ओके. गोदावरी नदी का प्रगट दिन नासिक के लिए बहुत हम गर्व की बात कहते हैं उसको. हाँ. गोदावरी का जो उगम है यहाँ से नासिक से नजदीक त्र्यंबकेश्वर के ब्रह्मगिरी पर्वत में वहां हुआ है. हाँ. और वहां से गोदावरी जो निकलती है तो 1450 किलोमीटर नीचे राजमहेंद्री तक जाती है. ओके. और गोदावरी 6-7 राज्यों में उसका असर होता है, प्रवास है. यस. तो गोदावरी का बहुत महत्व अनन्य साधारण है. आज गंगा दशहरा बोलते हैं. हाँ. और आज मैं हर साल गोदावरी का जहां उगम है उधर माउंटेन के ऊपर, बम्बई के ऊपर, वहां हर साल केवल कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, नमन करने के लिए जाता हूं. आज भी गया था. क्या बात है. उसी पवित्र स्थान पर आप बैठे हो साहुजी साहब अभी. तो आज गोदावरी के उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं. बिल्कुल. और अपनी आज के दिन की शुरुआत करते हैं. हाँ. राहुल गांधी जी, बात ऐसी है साहब, लोकसभा चुनाव के बाद में ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई इनको. और विधानसभा चुनाव के बाद में महाराष्ट्र की बहुत चिंता सता रही है. तो चुनाव के समय में जो प्रावधान होते हैं इसके लिए, वो प्रावधान होने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत पड़ रही है. जो वर्तमान में जो इश्यू चल रहे हैं, वर्तमान में जो इन दलों की हालत होने जा रही है, वर्तमान में जो सरकारी दल के जो काम चालू है सरकार के, तो ये सब विषयों के ऊपर अनदेखा करने के लिए ये एक नया विषय आता है सामने, ऐसा मुझे लगता है. बाकी चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ बोलेंगे चुनाव आयोग बोलेगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ले रहे हैं इसके लिए मैं तो बोलूंगा लोकसभा के बाद में जैसे ये चुन कर आए थे उसके बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था. तो आज हार के वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने पड़ रही है और महाराष्ट्र की चिंता इनको सता रही है. ये कोई ठीक बात नहीं होती है. मैं निजामुद्दीन साहब के पास आता हूं. निजामुद्दीन राइन साहब, कल दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है. अच्छा. इसके बाद में और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे देखेंगे. शायद साहुजी साहब, फडणवीस साहब ने वही कहा कि दिल्ली के हार के पहले जो कवर फायरिंग चल रहा है वही कवर फायरिंग अब चल रहा है राहुल गांधी जी का. यही आप जो कह रहे वो फडणवीस साहब ने कहा.
मैं निजामुद्दीन साहब के पास है। निजामुद्दीन इब्राहिम साहब, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि यह कवर फायरिंग है, कल आपका निश्चित हार है दिल्ली में, तो उसके लिए कवर फायरिंग करके कुछ और इशू खड़ा करना, कोई नया नैरेटिव खड़ा करना, कैसे देखते हो निजामुद्दीन साहब? जो चार्जेस राहुल गांधी जी ने कहा वो बहुत सीरियस चार्जेस है। सुप्रिया सुले जी भी थे साथ में और संजय राउत जी भी थे साथ में। निजामुद्दीन जी, पिछले 10 साल से राहुल गांधी ने जो बातें कही है, बीजेपी के बाप में दम नहीं है कि उन किसी बात को झुठला दें। चाहे वो कोविड का पीरियड हो, उससे पहले का पीरियड हो, जितने पॉलिटिकल इश्यूज रहे हो, जितने इलेक्शंस आए हो, आज जो वो बातें कर रहे हैं बड़ी खिसियानी सी कि कल हम दिल्ली जीत लेंगे। जब आप बेईमानी पर तुले हो तो दिल्ली देश जीत लीजिए। आपको इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? कब्जा कर लीजिए। एक गुंडों का राज्य बिठा दिया है, कर लीजिए। जिस राज्य में 5 महीने में 39 लाख, ये देखिए आपको आंकड़ा दे रहा हूं आज गवर्नमेंट का, बिल्कुल नहीं ये कहेंगे कि झूठी बात है। 39,63,399 वोटर्स 5 महीने में बढ़ाए हैं इन्होंने। ये हिंदुस्तान के किस सूबे में हुआ है? ये फ्रॉड चीटरों की पार्टी है, बेईमानों की। ये लोगों को लोकतांत्रिक पद्धति के तमाम चीजों पर कब्जा करके बेईमानी के तरह से राज्य में दिखाना। मैं तो एमएनएस अध्यक्ष को सलाम करता हूं, हमारे राज ठाकरे साहब को। उनको लगा वो बीजेपी को साथ दे रहे थे, लेकिन जिस दिन उनको इस बात का एहसास हो गया कि ये चुनाव नहीं हुआ महाराष्ट्र में, ये बीजेपी ने बेईमानी के बल पर इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके इस राज्य को तबाह करके और ये आ गए और इसको अपनी जीत में खुशी मान रहे हैं। अगर ये खुशी है तो लोकतंत्र कहां है, उसकी परिभाषा बता दें साहू जी। धार्मिक बातें कर लेना और धर्म पर निजामुद्दीन जी, जितना बेईमान लफ्ज कांग्रेस के मुंह में अच्छा नहीं लगता। पूरे 70 साल बेईमानी में देश को लूटा है आपने, और आप बेईमानी की बात करते हो। फिर हम नहीं बहस करेंगे आपसे। जो देश को लूटा है आपने 70 साल, क्या लूटा है? तुम्हारे बाप का है देश, तुम्हारे बाप का नाम बेईमानी से रखा है। जिसका नाम गांधी नहीं है वो नाम बेईमान है आपका। साहब जी साहब, मैं आपके पास आता हूं। साहब जी साहब आपके नाम से बाहर घूमते हो और बेईमानी आपके रगों में, खून के बूंद बूंद में बेईमानी है आपके। आप बेईमान लफ्ज यूज करते हो। साहू जी साहब, मैं आपके पास, साहू जी साहब, साहू जी साहब मैं आपके पास आता हूं। साहू जी साहब, साहू जी साहब मैं आपके पास आता हूं। तुम सुन नहीं सकते तो क्यों बहस करते? साहू जी साहब कर दिया है। साहू जी साहब मैं आपके पास आता हूं। साहू जी साहब, महाराष्ट्र की जनता ने न तो कांग्रेस को नकारा ना दूसरे नेताओं को तुम्हारी आदत है। आप बेईमानी के दम पर राजनीति नहीं कर सकते। आप लोकतंत्र का हरण कर रहे हैं। आप एमएनएस चीफ का जवाब दीजिए। राज ठाकरे साहब ने कहा है, बेईमान सुप्रिया लोग सुले कांग्रेस जी के ने लिए कहा है। है, जो तमाम बड़े महाराष्ट्र नेताओं ने कहा, शरद अपने पवार बाप जी का ने नाम कहा। लगाने की शर्म जिसको आती है वो क्यों बेईमान शर्म? होता है। बेईमानों को क्या शर्म है? साहू जी साहब, साहू जी साहब, साहू जी साहब जरा उनको कंप्लीट करने दो, मैं आपके पास आता हूं। निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी, विषय पर आइए, विषय पर आइए। दूसरे बाप का नाम रखने का ये बेईमानी होती है। बेईमानी करोगे आप तो बात यही करते हाल हैं होगा तुम्हारा। बेईमानी राहुल करके गांधी जीत लेंगे का, आप। राहुल गांधी का खुद का नाम भी ईमानदारी में है क्या? राहुल गांधी से बड़ा नेता इस देश में क्या बीजेपी पैदा नहीं कर पाएगी। बात करते हैं? ना पहले उसके अपने बाप बाप का नाम पहले याद करो। अपने बाप के साथ जो बेईमानी करते हैं राज्य नहीं वो क्या चलता। दूसरे के साथ ईमानदारी मैं योगेश चिल्ले के पास आता हूं। चिल्ले साहब, निजामुद्दीन जी, मैं योगेश चिल्ले के पास। बेईमानी करने वाले लोग तुम। लक्ष्मण साहू जी साहब, योगेश चिल्ले, लक्ष्मण साहू जी साहब, योगेश चिल्ले, योगेश चिल्ले, योगेश चिल्ले जी के पास जा रहा। योगेश चिल्ले जी, आप हमको लक्ष्मण साहू जी, वहीं से पैदा होके आप आए। साहू जी साहब, अरे अपने बाप का नाम बदल दिया आपने। साहू जी साहब, बाप बदल दिया आपने। योगेश चिल्ले जी, योगेश चिल्ले जी बोलिए, योगेश चिल्ले जी बोलिए, योगेश चिल्ले जी। राज ठाकरे साहब ने भी कहा कि अपने बाप का नाम डालो पहले। साहब जी साहब, योगेश चिल्ले जी बोल रहे हैं अभी, 2 मिनट। कांग्रेस बेईमान, कांग्रेस बोलते हैं बेईमान दूसरों को। निजामुद्दीन जी, अब योगेश चिल्ले जी, देश बेचने वाले तुम हो। होती तो 150 साल नहीं। साहू जी साहब, टुकड़े करने वाले। साहू जी साहब, साहू जी साहब, योगेश चिल्ले जी बोलेंगे। योगेश चिल्ले जी, योगेश चिल्ले जी, आई थिंक इंजीनियरिंग गेट मी एंड योगेश चिल्ले जी ऑन द फ्रेम, टुकड़े करने वाले। इंजीनियरिंग गेट मी एंड योगेश चिल्ले जी ऑन द फ्रेम वाले हमको बेईमान बोलते। साहू जी साहब, 2 मिनट रुकिए। पाकिस्तान के सामने भीख मांगते हो। इधर भारत में हमको जीता था तलवे चाटते हैं। जिन्ना की इंजीनियरिंग गेट मी एंड योगेश चिल्ले ऑन द फ्रेम, प्लीज।
पाकिस्तान के पास अडवाणी भीख के मांगने गए गए थे, थे। आपने क्या झूठी बात इंजीनियर की है? पाकिस्तान और चीन के पास भीख मांगने के जाते हो। स्वयं गए थे, बिरयानी देश के खा के बाहर भीख पाकिस्तान मांगते में। हो, क्या देश बातें में करते वोट हैं? मांगते हो। योगेश चिले जी। कम से कम सीखो जो बेईमानी के ईमानदारी औलाद तो हो। आप हो। योगेश चिले जी बोलिए, कांग्रेस या बोलिए बेईमानी योगेश के चिले जी औलाद है बोलिए, पहले। बोलिए बोलिए योगेश चिले जी। आप प्रदीप जी खुद बोलिए, कह रहे हो मुझे आवाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान गए, वहाँ पे लोग गए ना। अरे योगेश चिले साहब कांट हियर इंजीनियरिंग। अब बोलिए योगेश चिले जी, कैन यू हियर मी? बोलिए। अभी बोलिए। हाँ बोलिए। ये जो इलेक्शंस में राज ठाकरे साहब ने भी आवाज उठाया था कि रिजल्ट्स आर अनबिलीवेबल। योगेश चिले साहब, तो कैसे आप इस चीज को बोलोगे? हाउ राज ठाकरे साहब का क्या ओपिनियन था? नाउ यू कैन गेट एवरीबॉडी ऑन द फ्रेम प्लीज। सर, पहले तो हम आंकड़ों पे जाते हैं। हाँ। ये तो झगड़े हमारे चलते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन आंकड़े क्या बता रहे हैं उन पे थोड़ा साहू साहब ध्यान देंगे तो उन्हें साहू जी, भी लक्ष्मण साहू जी। समझ में आएगा क्या हुआ है, कैसी धांधली हुई। साहू जी साहब, लक्ष्मण साहब। इनके फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उनके पतिदेव ने खुद ट्वीट किया था महाराष्ट्र के इलेक्शन 6 बजे खत्म हुई, और उनके पतिदेव का ट्वीट है कि 4 बजे से 6 बजे के बीच 76 लाख वोटिंग हुआ है। ये वोटिंग आया किधर से? ये कौन बोल रहा है? निर्मला सीतारामन जी है, उनके हस्बैंड ये कह रहे हैं। उन्होंने खुद इलेक्शन के बाद ये प्रश्न उठाया था। अभी मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। लोकसभा इलेक्शन तक, यानी पिछला 2019 का विधानसभा और 2024 की लोकसभा, ये 5 सालों में नए मतदार जो है, नए वोटर, वो 50 लाख बढ़ गए। लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 से विधानसभा इलेक्शन 2024 तक सिर्फ 6 महीने में 42 लाख नए वोटर्स बढ़ गए। इसका मतलब एक साल में 84 लाख। ये कहां से आया? अगर आपको 5 साल में सिर्फ 50 लाख वोटर आप बढ़ाते हैं, एक साल में आप 84 लाख, ये आंकड़ा आता कहां से? और इतनी जगह से धांधली हुई है, इतनी जगह से। हमारे वर्सोवा के एक उम्मीदवार है, उनका नाम है संदेश देसाई, आप चाहे तो कंफर्म कर ले। उनको लगभग 5093 वोट 2019 में मिले थे। वही उम्मीदवार है, वही विधानसभा है, 2024 में उनको उतने ही वोट, ना एक ज्यादा ना एक कम, उतने ही वोट उनको मिलते हैं। ये कहां से हो सकता है? ये धांधली नहीं तो क्या है? आप इतने एग्जाम्पल दे सकते हैं। महाराष्ट्र के कन्नड़ विधानसभा है, वहां पे एक गांव है जहां पे वोटर ही 300 है और ईवीएम में वोटिंग 600 हुआ है। कहां से आए ये वोट? 300 एक्स्ट्रा वोट। और जब हम कहते हैं कि हमें इस पे इंक्वायरी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन 2 बड़े रूल्स हमें दिखाते हैं। पहला रूल ये है कि जो उम्मीदवार दूसरे या तीसरे क्रमांक पे रहेगा वही डिमांड करेगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, दूसरा कोई डिमांड नहीं कर सकता। एक, अगर हम लोकशाही में है, अगर हम डेमोक्रेसी में है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि 10 उम्मीदवार लड़ रहे हैं लेकिन उसमें सिर्फ 2 या 3 नंबर पे जो आया है वही डिमांड करेगा। दूसरा इन्होंने रूल डाला है, हर बूथ पे आपको अगर रिकाउंटिंग चाहिए तो हर बूथ पे आपको 47,000 भरना पड़ेगा। मैं जिस विधानसभा से लड़ रहा था वहां पे 600 बूथ थे। अगर मुझे 100 बूथ पे अगर मुझे कंफर्मेशन चाहिए, रिकाउंटिंग चाहिए, तो मुझे 47 लाख भरना पड़ेगा। कहां से इतना पैसा लाएगा उम्मीदवार? तो ये रूल की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी डाला गया क्योंकि आप ऑब्जेक्शन न ले पाए। अभी मान लीजिए मैंने पैसा भरा, 47,000 भरा, तो इनका कहना है कि हम काउंट, जो आपकी स्लिप्स है वो हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? 47,000 में भरने के बाद आप मेरा स्लिप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी धांधली नजर आती है। दूसरी बात, इनका कहना है कि हम ईवीएम मशीन ओके है कि नहीं वही बताएंगे। हम ईवीएम का जो डेटा है वो पूरा इरेज कर देंगे। अरे जिस डेटा पे हमें कंफर्मेशन नहीं है वो डेटा ही आप इरेज कर देंगे। ये कौन सा रूल है? तो ये जितने भी रूल इलेक्शन कमीशन ने लाए थे, ये रूल जो भी धांधली उन्होंने किए थी वो छुपाने के लिए ये रूल लाए हैं। ये हमारा आरोप है। इस पे बीजेपी ने आज तक जवाब नहीं दिया है कि ये रूल लाए क्यों थे। ये साहू जी साहब, ये फिर वो मरकड़वाड़ी से उत्तम जानकर साहब फिर बड़ा एक जुलूस, लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। मरकड़वाड़ी से लेके मुंबई तक आ जाएंगे। तो आज आपने सुप्रिया सुले जी को भी देखा, संजय राउत को भी देखा। आपका वो सही है कि लोग पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते,
जब हुआ तब तो तरह तरह के स्टेजेस थे जहां ऑब्जेक्शन उठा सकते थे, नहीं उठा। तो ये लॉन्ग मार्च, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये वापस वो ईवीएम को चैलेंज करना, तो किस प्रकार से देखते हो साहू जी साहब इसको आप? इसमें बात ऐसी है साहब, एक तो मैं पहले क्लियर करता हूं, राज साहब मेरे बहुत प्यारे नेता है। हाँ, पहले चलिए साहब जी के साथ बात करेंगे। हाँ, लेकिन बात ऐसी है, इनका जो भी चुनाव आयोग से इनके सवाल है, चुनाव आयोग उनको जवाब देगा। मैं चुनाव आयोग का प्रयोक्ता नहीं हूं, पहली बात। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अपना दल चलाती है, बीजेपी चुनाव आयोग नहीं चलाती है। ये जो बीजेपी जीत गई है, बीजेपी के साथ वाले दल जीत गए हैं, इसलिए कटघरे में खड़ा करना ये गलत बात है। जो चुनाव आयोग से झगड़ा है, जो कोर्ट मैटर है, कोर्ट में जाएगा, जो निकाल आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो मानना पड़ेगा। हमारी एक न्याय व्यवस्था है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का चुनाव आयोग के साथ आप लड़ो ना, उसमें कोई मेरे दो राय नहीं हो सकती है। चुनाव आयोग ने इनके सवालों के जवाब देने चाहिए, जो शक है वो शोक दूर करने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग इसका मतलब भाजपा है और भाजपा चुनाव आयोग है, ये कहना और ये दृष्टि से बात करना ये गलत होगा। तो जो मरकड़वाड़ी से एक आंदोलन चलने वाला है साहू जी साहब, उसको कैसे देख रहे हैं? बिकॉज शरद पवार साहब ने कहा कि मरकड़वाड़ी से एक जन आंदोलन निकलेगा और जयप्रकाश नारायण का जैसे मूवमेंट चला था, जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट, क्या है जयप्रकाश नारायण जी का मूवमेंट फिर होगा इस देश में? प्रदीप जी, हाँ हाँ, दो बातें हैं। हमारे गणतंत्र में, लोकशाही में जो हर एक को अपना अपना अधिकार है, उस तरह से वो आंदोलन चलाएंगे, बिल्कुल, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, जयप्रकाश जी का, नारायण जी का नाम लेकर अगर ये कर रहे हैं, तो जयप्रकाश जी, नारायण जी ने जो आंदोलन छेड़ा था वो किनके खिलाफ छेड़ा था और उनके साथ आज आपके क्या रिश्ते हैं, ये पहले याद करो। जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेकर नहीं चलेगा सिर्फ, उन्होंने किसके लिए आंदोलन छेड़ा था? जिन्होंने संविधान कुचलकर देश चलाने की साजिश की थी, उनके खिलाफ जयप्रकाश जी ने आंदोलन छेड़ा था। और उनके साथ में आप महाराष्ट्र का जो जनादेश था महायुति को, उसको ठुकरा कर आपने कांग्रेस के साथ अलायंस करके शिवसेना को तोड़ दिया और हमको बोलते हो जयप्रकाश जी का, नारायण जी का नाम लेकर, जयप्रकाश जी का नारायण मुंह में लेकर तुम गलत काम नहीं कर सकते। उनकी एक गरिमा है, उनकी एक इज्जत है, उनका एक सम्मान है। तो निजामुद्दीन साहब, बात यहीं पर आता है कि आप जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन चलाने वाले, पूरे देश में आंदोलन शरद पवार साहब ने कहा, मगर मोदी जी का कहना कि संविधान को अगर किसी ने ठेस पहुंचाया, संविधान को अगर किसी ने कुचल डाला है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी से, वहीं से हर प्रकार का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको आपने कर्टेल कर दिया, आपने उसको निचोड़ा है, आपने असली फ्रीडम को कभी एंजॉय करने नहीं दिया है। तो कैसे आप मोदी साहब के जो विचार थे उसको? आप प्रधानमंत्री का जीआर लोकसभा में फाड़ने वाले हमको संविधान की बात सिखाते हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा, प्रधानमंत्री का सम्मान कैसा होना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उनका आदेश सरेआम फाड़ देना संसद में, ये हमको सिखाएंगे संविधान की बात। ये नाम लेंगे जयप्रकाश नारायण चुप जी रहे का। तो मैं इनका जवाब दूं। अगर ये बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर सकता। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री इस देश में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अरे तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, कांग्रेस वाले मक्कार है, झूठे हैं। या तो ये बात कर ले, जोड़ो का अभियान चला तुले हो आप, पूरा देश देश की गद्दार गद्दार पार्टी है। प्लीज पुट मी इन निजामुद्दीन जी को आज कांग्रेस देश की गद्दार पार्टी है। इंजीनियरिंग प्लीज पुट निजामुद्दीन जी अरे हमने 10 साल में जो काम किए हैं, हमने गरीब के लिए काम, गरीब कल्याण के लिए जो काम किए हैं, देश के लिए जो काम किया है, वो तुमने 70 साल में किया नहीं। जो हमने देश की गरिमा रखी, हमको 3 बार जनता ने चुन के दिया है, हमारी मेहरबानी पे नहीं है। निजामुद्दीन बोलिए, बोलिए निजामुद्दीन जी, बोलिए, बोलिए। 3 बार जनता ने तुमको लताड़ा है, ध्यान रखो। निजामुद्दीन जी बोलिए। जनता ने 3 बार चुन के दिया है। हमारे प्रधानमंत्री को तुम बोलेंगे हम सही नहीं करेंगे, जो जनता के आपके मेहरबानी से नहीं है उधर। प्रधानमंत्री संसद के सामने अभी झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री साहब जी साहब मैं आपके पास आता हूं। साहू जी साहब मैं आपके पास आता हूं। साहू जी साहब मैं आपके पास
साहब तुम्हारे जैसे वो स्कैम बेईमान चलाने है, वो के लिए बेईमान है। पहले 2004 से बेईमान है, लेकर वो 14 बेईमान तक है। के स्कैम चले थे। जो आंकड़े देखिए स्कैम के, कोई भ्रष्टाचार के आपके आंकड़े सामने देखो आपको कांग्रेस MNS के। के लीडर ने हमारे आपके 10 साल सामने में कोई आंकड़े भ्रष्टाचार रखे का आरोप नहीं है हमारे इस प्रधानमंत्री के आदमी ऊपर। ने अभी आपको बात करते महाराष्ट्र हो के वो नेता है, कांग्रेस वाले बात करते उन्होंने हैं, वो खुद चुनाव कांग्रेस लड़े वाले हैं, भ्रष्टाचार की उन्होंने बात हमारे करते हैं। सामने आंकड़े रखे। कांग्रेस तो वाले बेईमानी झूठ करके की क्या बात बेईमान करना चाहते हैं? कांग्रेस झूठी और बेईमानी साहब जी, साहब कांग्रेस जी, के साहब, रगों रोगों में साहब खून जी, में भरी हुई है। साहू जी साहब, मैं 2 मिनट में आपके पास आता हूँ। साहू जी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। अंग्रेजों के तोड़ने की तलवे साजिश चाटने करके वाले आप इस देश हमको के सिखाते नेता हो। कैसे हो गए? साहू जी साहब, मैं आपके पास आता हूँ, प्लीज। देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग जहाँ आप हमको लोग बोलते थे, हैं, आप अंग्रेजों की दलाली हमको कर रहे थे। निजामुद्दीन जी, वो बोलिए। सारी दिया है। चिट्ठी नागपुर में आज निजामुद्दीन जी, दर्ज है। मुद्दे पर बोलिए। नागपुर में वो बार केस जनता ने आज हमको दर्ज है, चुन वो कर दिया दलाली है, कर ध्यान चुके रखो। हैं। निजामुद्दीन जी, बोलिए बोलिए। एक बार निजामुद्दीन जी, चुन कर दिया है, बोलिए बोलिए। निजामुद्दीन जी, एक बार बोलिए जनता ने हमको बेईमानी चुन कर करके दिया है, जनता ने ध्यान आपको नहीं रखो। चुना। बोलिए बोलिए। निजामुद्दीन जी, बोलिए ये बोलिए। अगर वो चुप रहेंगे देश तो मैं तोड़ने बात की साजिश, पहले माफी मांगो देश की। ये ना पहले माफी आप कांग्रेस वालों मांगो। को माफी मांगनी आप चाहिए लोग देश माफी की। गिर हो, देश सावरकर तोड़ने जी की से साजिश लेकर करते हैं हमेशा। आज कहीं तक भी आप जाओ, इस तरह कहीं की भी जाओ, भाषा- समाज तोड़ो। ऐसा है, Divide समाज and आपने rule. तोड़ा। इस देश Divide में and हिंदू rule मुसलमानों आपका ने दूसरा अपने है लोगों क्या को कांग्रेस बांटा। का? इस देश के इतिहास को आपने बांटा। अंग्रेजों की तलवे ये- आपने अरे छाटे, आपने अंग्रेजों की दलाली आपने किया। छोड़ो, आपने 70 साल अंग्रेजों ये की देश के दलाली साथ किसने बेईमानी की किया? है। जिन्ना की 70 मजार में साल कौन देश गया के था? साथ बेईमानी की है। जिन्ना की कब्र पर साहब जी फूल साहब, कौन 2 चढ़ाया? के साथ बेईमानी की है। साहब जी साहब, 2 मिनट, 2 मिनट। साहब जी साहब, लेते हो। मैं आपके पास आ रहा हूँ। साहब जी साहब, देश के बोलिए। बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्म नहीं आती है? तो देश के लंदन अंदर में तुम्हारा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री लेते झूठा है, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तुमको शर्म जी, नहीं आती जी, इस देश लंदन में में जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने विडंबना को? है। अटल कांग्रेस जी वालों भी को प्रधानमंत्री थे। देश अटल जी के बाहर 500 भीख सैकड़ों मांगते हो, कार्यक्रम किए हमको देश जिताओ में। देश में करके। आपका प्रधानमंत्री Get on the phone, झूठा no है। problem. वो हमेशा कांग्रेस Get on the जनता के French, सामने कांग्रेस Get on the झूठी French है, flag. देश तोड़ने की कांग्रेस साजिश हमेशा रचती है सच्ची कांग्रेस थी की। है और रहेगी। कांग्रेस का कोई हक आप नहीं सुन बनता है नहीं सकते हो। हम डेमोक्रेसी अभी के अभी बाद MNS के लीडर को सुन डेमोक्रेसी रहे के थे ना। ऊपर बात करने हमने का आप- कांग्रेस को हमने कोई जवाब हक दिया। नहीं है। उन्होंने जो सवाल पूछे हैं आप जवाब दो ना जो उनको। जो संविधान को इतने चिल्लाता बार है, पहले तो अपमानित किया, बहस कर रहे हैं, वो जवाब दो। संविधान को इतना बार अपमानित किया, अरे संविधान को संविधान का आपने नहीं अपमान माना। करने का, खुद संविधान को RSS कुचलने प्रमुख का ने अयोध्या में कहा तुम कि हमको सिखाते हो। 2014 में देश आजाद कांग्रेस हुआ। ने खुद को आईने वो में देखना संविधान चाहिए। को नहीं शर्म मानता। करो कांग्रेस वालों, बहस करते तुमको हैं। लोगों ने लताड़ा है, किसको तुमको लताड़ा लोगों ने है? लताड़ा है, मैं- ध्यान वो रखो। आपको मैं योगेश चिल्ले साहब के पास आता हूँ। लोकसभा में मैं कैसे योगेश चिल्ले आपको साहब, दूसरा नाम कांग्रेस। साहब जी साहब, आप बेईमानी कांग्रेस का का साहब, दूसरा मैं नाम योगेश चिल्ले जी, योगेश चिल्ले बहस जी, करने की योगेश चिल्ले साहब, सुनने की ताकत रखो। देश मैं को सुन रहा लूटने था वाली आपको। कांग्रेस है। निजामुद्दीन जी भाई, पहले योगेश चिल्ले मैं साहब, नहीं सुनता। नहीं, चिल्ले मैं साहब, उसको ना देश को बोलने लूटने दूंगा ना वाली सुनूंगा। कांग्रेस है। योगेश चिल्ले साहब के पास आते हैं। देश को लूटने वाली कांग्रेस है। नाम योगेश बोला। चिल्ले, योगेश चिल्ले साहब, MNS आप लीडर चिल्ले साहब का बोलेंगे तो नाम- क्या हो जाएगा? मोदी साहब ने लीडर कहा, अपनी ये नहीं बात चलेगा। रखी, चिल्ले वो साहब चाहिए बोलो, उनको बात करो। जवाब दे। वो तो नहीं बोल रहे। मुद्दे वो के क्यों साथ बात चिल्लाता है करो। झूठा? साहब जी साहब, छोड़ के 2 मिनट, गालियां देंगे। आप चिल्ले साहब बोल रहे हैं, चिल्लाता है। आप चिल्ले साहब बोलेंगे। चोर चिल्ले है, साहब, कांग्रेस वाले चोर है। मोदी साहब का स्टेटमेंट आप कैसे देखें कि कांग्रेस ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला है, और कुचला है इधर कुछ हुआ राइट है। फ्रॉम जवाहरलाल फ्रीडम नेहरू ऑफ के वक्त स्पीच से। का स्किन को वो माने हमेशा नहीं कुचला है। या- हमेशा कुचला है। चिल्ले साहब बोलिए, बोलिए चिल्ले साहब जो बोलिए। जो राष्ट्रवादी नेता है उनकी हत्या कांग्रेस ने की है आज तक। साहब जी साहब, आप चाहे चिल्ले साहब सुभाष बोल रहे चंद्र हैं। बोस हो, प्रदीप जी, चाहे लाल बहादुर मारने शास्त्री वाले हो, लोग थे। चाहे बोलिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, महात्मा गांधी चाहे बोलिए, हमें चिल्ले साहब उपाध्याय बोलिए। हो, बोलिए ये चिल्ले बात साहब करते बोलिए, हैं हमारे साथ। चिल्ले साहब बोलिए, आराम करो। चिल्ले साहब प्रदीप बोलिए। जी, हाँ, मैं सिर्फ साहू साहब से एक ही बात साहब कहना जी, साहब जी, चाहूंगा। साहब जी, साहब ये जी, जो साहब। देश है, हाँ। ये लोकतंत्र मानने वाला देश है। यानी लोगों के जो सवाल है, ये यहाँ की जो मीडिया है, जो जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, ये कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन से सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं, ये लोगों की तरफ से रहता है। मान लीजिए मुझे कोई सवाल अगर पीएम साहब से पूछना है, मोदी साहब से पूछना है, तो मैं कैसे पूछूंगा? मेरी जुबान कोई पत्रकार कहेगा तभी मैं पूछूंगा ना। लेकिन मोदी जी इतने पावरफुल नेता है, पूरे दुनिया में उनका नाम है, देश का नाम उन्होंने रोशन किया है पूरे दुनिया में। फिर पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जनता के जो सवाल है, जो पत्रकार पूछते हैं, उनका जवाब देने के लिए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं ली? लेना चाहिए था ना। उसमें क्या है, ये इस देश की पहले से रही है कि कोई भी पीएम आता है, वो महीने में एक बार, 6 महीने में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आप खुद ही बताइए।
बोलिए बोलिए चिल्ले साहब। साहू जी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा, साहू जी साहब, निजामुद्दीन जी, दोनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज एक दूसरे को बोलने दो और थोड़ा हम लोग भाषा का प्रयोग भी ढंग से करें, बिकॉज हमारे 25 लाख के आसपास व्यूअर्स है इसी वक्त, तो थोड़ा अच्छा भाषा भी उपयोग करें, एक दूसरे को ओवरलैप मत करें। साहू जी साहब, भाषा सामने से सही आएगी तो मैं कभी भी भाषा का दुरुपयोग नहीं करूंगा। साहू जी साहब, वहां सामने से से भाषा निजामुद्दीन जैसे जी, आएगी वैसा जवाब मिलेगा। निजामुद्दीन जी, साहू जी साहब भी बोले मर्यादा पालेंगे, आप भी जरा, निजामुद्दीन जी रिक्वेस्ट है, मर्यादा प्लीज पालिए और दोनों को ओवरलैप मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, सबको सुनने दो। अच्छा भाषण चल रहा है, अच्छा विवाद चल रहा है, अच्छा आप एक दूसरे को बात कर रहे हो, इसको खराब मत कीजिए। साहू जी साहब प्लीज ओवरलैप मत करो। साहू जी साहब आप बात कीजिए, बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहा नेहरू जी के बारे में और चिले साहब और निजामुद्दीन जी के बारे में जिस प्रकार से रिएक्शन था, साहू जी साहब प्लीज, निजामुद्दीन जी प्लीज ओवरलैप मत कीजिए, और आप जब बोलेंगे साहू जी साहब भी नहीं बोलेंगे। साहू जी साहब प्लीज बोलिए। साहू जी साहब, प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कांग्रेस ने नेहरू के वक्त से कुचल रहा है कंटिन्यूसली, और वो फॉलो अप किया इंदिरा जी इमरजेंसी। ये नाम्बियार जी पहले जो एमएनएस के ने सवाल रखे हैं इनसे पहले जवाब ले लीजिए। निजामुद्दीन जी, मैं बदल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं गलत बात है। जो एमएनएस ने सवाल रखा है, हाँ बिल्कुल, पहले वो जवाब आप ले लीजिए। हाँ वो ले लूंगा, वो भी मैं आपको दोनों को टॉपिक याद, एमएनएस ने रखा है, आप झगड़े में अब फिर निजामुद्दीन जी फिर आपके है ना, गलत बात है। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर रहा हूं बस। बोलिए साहू जी साहब। निजामुद्दीन जी, जब हमको बोलने दो, मैं आपको बोल रहा हूं आपके पास, फिर डिबेट पूरा इसमें चला जाएगा। मैं वही पूछूंगा, पहले शुरुआत तो करने दो। साहू जी साहब बोलिए, और निजामुद्दीन जी मर्यादा थोड़ा प्लीज, रिक्वेस्ट, एक दूसरे को ओवरलैप मत करो, थोड़ा अच्छा भाषण हो जाए ना, अच्छा डिबेट हो जाए। साहू जी साहब प्लीज बैठे हैं। हाँ साहू जी साहब प्लीज बोल। हम कोई कोर्ट नहीं है, न्यायाधीश नहीं है, बिल्कुल, ये ध्यान में रहना चाहिए। हाँ हाँ, हम चर्चा में बैठे हैं, चर्चा का हल 1 घंटे के बाद हमारे चर्चा से क्या निकल सकता है, हाँ हाँ, ये इसके बारे में सोच सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। जो सवाल आए हैं, सवाल कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं रहते हैं। हाँ, जब व्यक्तिगत तौर पे आते हैं तो फिर व्यक्ति के लिए बात करनी पड़ती है। जब कोई संस्था के लिए सवाल है तो संस्था की तरफ से उतना ही उसकी गरिमा रखकर ही सवाल जवाब होने चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी पहले 5 साल में जिस तरह से सामने गए, जो हमारे सामने समस्याएं थी, जो हमारे सामने विषय थे, जो गरीबी रेखा की हमारी समस्या थी, जो बेरोजगारी की समस्या, जो खेती की समस्या थी, जो प्रशासन की समस्या थी, गुड गवर्नेंस की समस्या थी, जो एक प्रधानमंत्री ने जब बोला था कि जब हम 1 रुपया नीचे गरीब के लिए, कल्याण के लिए जब देते हैं तो वहां तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसा बीच में चले जाते हैं। तो आज पहली बार इसमें यह बदलाव हो गया कि जब 1 रुपया दिया जाता है तो 1 रुपया ही उसके खाते में जाता है। ये जो छोटे छोटे बदलाव है ना, पूरे जो सरकार के साथ आम पब्लिक को जोड़ने की बात हो, आज 50 करोड़ 60 करोड़ लोग व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं पहली बार 70 साल में। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जो तकनीक आया है उसके आधार पर जो काम चल रहा है वो भी उसके बारे में, जो बदलाव अच्छे हुए हैं उसका भी स्वागत करने की हमारे दिल में दानत चाहिए। और फिर जब सवाल आते हैं कि आदरणीय सामान्य हमारे जो दोस्त है योगी जी ने जो पूछा है प्रेस के बारे में, तो प्रेस का उनका जो कुछ है, हर महीने के लिए हर महीने को मन की बात का प्रोग्राम होता है। आज 110 के ऊपर प्रोग्राम हर महीने के हो गए। मैं आपके प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कितने प्रोग्राम आपने अटेंड किए हैं, उसमें आपको क्या दिशा मिल गई है। देश के लिए दिशा देना, सब देश की जनता को जोड़ना, यही बात होती है ना। अगर महीने में एक बार प्रधानमंत्री जी सामने लोगों के साथ बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों के साथ बात करते हैं, आकाशवाणी से करते हैं, वाहिनी चैनल पे करते हैं, इसके बारे में जितनी चर्चाएं हुई, कितनी चर्चाएं हमने सुनी, ये इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो पब्लिक के साथ डायलॉग होता है तो पब्लिक में सब आते हैं, तो सब जब आते हैं तो उसमें प्रेस भी आ गई। तो प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, ऐसे क्यों बोलते हो? जो रैलियां होती है उस समय जो प्रधानमंत्री पब्लिक के साथ बोलते हैं वो सबके साथ बोलते हैं, वहां भी मीडिया मौजूद रहती है।
मीडिया को अलग से बात करने का जो एक पहले से एक जो चक्र चला है, अगर वो नहीं होता है तो वो बात नहीं करते, ऐसा होता नहीं है। मैं निजामुद्दीन जी आपसे आने से पहले चिले साहब 2 मिनट आप बोलिए, 2 मिनट के लिए बोलिए, फिर मैं निजामुद्दीन जी के पास। चिले साहब बोलिए। सर, साहू जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लक्ष्मण साहू जी और सभा इसमें और आकाशवाणी में शायद फर्क नजर नहीं आ रहा है। आप जब आकाशवाणी पे बात करते हैं या किसी सभा में बात करते हैं तो लोग आपसे सवाल नहीं पूछते, और लोकतंत्र में कोई भी राजनेता हो, किसी भी पद पे बैठा हो, वो उसको जवाब देना पड़ता है, उसने जवाब देना चाहिए, उसने लोगों के सवाल लेने चाहिए। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते, नहीं लेते, इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ लोगों को बताना है, लोगों से सुनना नहीं है कुछ भी। आप जो मन की बात करते हैं, उस मन की बात में कौन प्रधानमंत्री जी को सवाल पूछते हैं, बताओ मुझे। उसमें तो सिर्फ लोग प्रधानमंत्री बात करते हैं। ये तो हिटलर करते थे। हिटलर का ये स्टाइल जो है ना साहू जी, ये एडोल्फ हिटलर का स्टाइल है। एडोल्फ हिटलर मन की बात करते थे। एडोल्फ हिटलर कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते थे। तो ये अपना ट्रेंड नहीं है। भारत का ट्रेंड ये नहीं है। भारत का ट्रेंड है, भारत का हर प्रधानमंत्री लोगों के सामने जाता है। जिसे गूंगी गुड़िया आप चिढ़ाते थे, वो इंदिरा गांधी भी लोगों के साथ प्रेस के सामने जाके उनके सवाल लेती थी, उनके जवाब देती थी। क्यों मोदी जी जाते नहीं प्रेस के सामने? क्या वो सवालों से डरते हैं? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आओ प्रेस के सामने, उनके सवाल ले लो, फिर प्रेस बताएगी आपको 1948 में 1 रुपए का भाव और डॉलर का भाव क्या था, आज क्या है। फिर आपको सवाल पूछा जाएंगे कि टमाटर का भाव तब क्या था, आज क्या है। अभी कौन टमाटर का भाव मोदी जी को पूछ सकता है? आप बताओ, आप पूछेंगे? मैं पहले निजामुद्दीन साहब के पास जाता हूं, फिर साउदी साहब आपके पास आओ। निजामुद्दीन जी, आप बहुत अच्छे बोलते हो, मगर प्यार से बोलिए ताकि ये डिबेट अच्छी तरह से आगे बढ़े, प्लीज। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, नामबियार जी बोलिए ना। अरे जो प्रवक्ता है इसके एमएनएस के, उन्होंने बिल्कुल लोकतांत्रिक पद्धति की सारी बातें सामने रख दी। अगर उनके सवालों का जवाब बीजेपी दे दे तो मुझे बहस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो सवाल किए हैं जो जनता के इशूज हैं। यानी लोग, आप प्रेस से आते हैं, अगर आप सवाल हमसे कर रहे हैं, मैं आपको जवाब ही नहीं दूं, मैं अपना भाषण पढ़ के सुनाऊं, क्या महत्व है? मुझे बाला साहेब ठाकरे का एक कार्यक्रम सुनिए, आरकेबी का कार्यक्रम था, राजीव बजाज जी का एक कार्यक्रम था। सुनिए, बाला साहब से किसी को मिलने के लिए कोई पत्रकार हिम्मत नहीं करता था, लेकिन सवाल चाहिए था, लोगों से बाला साहब से बात करना था। आरकेबी शो को बाला साहब के घर में स्टेज लगाना पड़ा, और बाला साहब के सवालों को जनता के सामने लाके जनता से रूबरू कराया 20 साल पहले। ये आपको याद है नहीं? बिल्कुल 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 याद है ना? तो उन्होंने जो सवाल रखा है बिल्कुल सही रखा कि अगर प्रधानमंत्री डरते हैं पत्रकारों से, जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो हमारे भाई बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं साहब वो तुम रैली में बोल देते हैं। अरे रैली में तो हर नेता अपनी बात करता है साहब, आप जनता की कौन सी काम कर रहे हैं? आप जो है, जब तक आप देश की जनता के सामने नहीं आएंगे, आप जनता के सवालों का, और वो भी ईमानदार पत्रकारों के सामने, ये जो बेईमान गोदी मीडिया है जो पैसा लेके जनता के सवालों को दबा रही है, उनको लेके बैठने से नहीं होता। नहीं तो आप अक्षय उधर जो है फिल्म एक्टर के साथ बात करेंगे कि आम खाने की पद्धति क्या है, आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। अगर ये भारत के प्रधानमंत्री की भाषा है मीडिया के लिए तो ये शर्म का विषय है। तो इसलिए आप उन सवालों का जवाब, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो एमएनएस है ना, उन्होंने आपसे वही सवाल पूछे हैं जो महाराष्ट्र की जनता। राज ठाकरे साहब और योगेश चिले साहब ने छोड़ दिया कि वही प्रश्न करेंगे सरकार को, मगर लोग मैं निजामुद्दीन जी आपसे पूछता हूं। मोदी साहब ने कल बोला कि खड़गे साहब ने आवाज की उठाया कि आपने कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, मंदी है। तो मोदी साहब ने जवाब दिया, देखो सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है हम, सेकंड बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में, डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टॉयज में हम नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। तो अलग अलग चीज, सी फूड, हमने सी फूड के एक्सपोर्ट्स हमने डबल कर दिए। तो ये सब गिनाए। उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट है, जो विकसित भारत के पथ पर हम लेके जा रहे हैं, 2047 जो लक्ष्य है, इस बजट भी उसी लक्ष्य।
बोलिए 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 अभी निजामुद्दीन। आपने संसद में ये प्रधानमंत्री जी की बात सुन ली। बिल्कुल। आज डॉलर का रेट क्या है आपका? हाँ बोलिए। आज आपके डॉलर का रेट कहाँ है? बिल्कुल। आप भारत की तुलना आप दुनिया के टॉप इकोनॉमिस्ट से कहां से करेंगे? हाँ दूसरी चीज आप मुझे बताइए नाम्बियार जी, बोलिए। इस देश में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं। हाँ। तो डेवलपमेंट कहाँ है? आप तो उनको राशन दे रहे हैं ना। बिल्कुल। वो पैसा किसका है? आज भी जितनी बेवकूफ बनाने की चीजें हैं वो सब वही है। और जो जो चीजें आपने दिखाई हैं, अभी आपने गिनाया मुझको, हाँ। उनसे गरीबों का कितना संबंध है? इस देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें इनके हिसाब से 80 से 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जिनको खाने को नहीं है। यानी 80 करोड़ लोगों को राशन दे के आप ये कहते हैं कि देश गरीबी की ओर है। तो अगर देश गरीबी की ओर जा रहा है तो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, और अगर अमीरी की ओर जा रहा है तो वो इकोनॉमिक्स कहां है? और कर्जा आपका कहां? कर्जा लेके आप घी पी रहे हैं। 50-55 सालों में जितना कर्जा सारी सरकारें, उसमें 23 साल विपक्ष की भी सरकार है, उसमें 13 साल बीजेपी की भी सरकार है, जिसमें माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे। वो भी एक सम्मानित प्रधानमंत्री हुए जिनके बारे में कभी विपक्ष ने भी आवाज नहीं उठाया। उनको इतना सम्मान मिला है क्योंकि प्रधानमंत्री अटल जी ने कभी झूठ नहीं बोला। ये आदमी जब से देश में आया है, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं समझ रहा हूं, फिर विवाद हो जाएगा। मैं निजामुद्दीन जी, आपने जो पॉइंट उठाया, मैं सावजी साहब को पूछता हूं। आपने पूछा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है, जॉब्स कहां क्रिएट हुए। आप राहुल गांधी जी ने कहा ये इकोनॉमी में जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, मगर गरीबी हटाओ जो नारा था मोदी साहब, सावजी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, गरीबी हटाओ इंदिरा जी के नारा, तो अब तक गरीबी हटी नहीं। मोदी साहब कह रहे कि गरीबों को मैं गरीबी हटा अब रहा हूं, और उन्होंने जो 80 करोड़ जो निजामुद्दीन साहब कह रहे हैं, नल से जल, हर घर शौचालय, पीएम किसान, तो साहू साहब क्या गरीबी तब हटी नहीं है, गरीबी अब हट रहा है, मोदी साहब का दावा? साहू साहब, लक्ष्मण साहू साहब निजामुद्दीन जो इतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं ना, मैं इनका इसलिए रिक्वेस्ट किया थोड़ा आराम से बोलिए। को कोई हक नहीं बनता ये बात करने का। बात ऐसी है कि गरीब को हमने विकास के व्यवस्था में पहली बार लाया है, ये भूल नहीं सकते कोई भी, ये मानना ही पड़ेगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1971 में इसलिए किया था कि बैंक गरीब के पास आ जाए, बैंक में खाता खोले गरीब लोग, और उसके लिए 2015 साल उजाड़ना पड़ा, और हमारे हाथ में सत्ता की बागडोर आने की जरूरत पड़ी, जब जाकर गरीब बैंक के साथ जुड़ गया है। ये जो बदलाव हुआ है ना, ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए मन की इच्छा होती है, वो लगती है कि साथ किसको तो लेने का है, हमारी बाप की जागीर है, देश को लूटो, ऐसा बोल के हमने कभी काम नहीं किया है। हमने देश को लूटा नहीं है कांग्रेस की तरह। पूरी योजनाओं को लाने के बाद, जैसे घर दिए हैं, जैसी बिजली दी है, जैसे घर में नल में जल दिया है, जैसे किसानों के लिए किया है, जैसा लोग शिक्षा नीति में किया है, जैसा स्वास्थ्य के लिए है, जैसे एम्स की निर्मित की, जैसे रेलवे में बदल हुआ है, जैसा एयरपोर्ट में बदल हुआ है, जैसे रास्ते सुधारे हैं, जैसे टनल सुधारे हैं, ये चारों तरफ से जो विकास की राजनीति हमने की है ना, कांग्रेस के जैसे देश को लूटने का सिर्फ हमने काम नहीं किया है। ये जो बदलाव सामने आया है, ये बदलाव के लिए तीसरी बार लोगों ने हमको फिर एक बार वहां सत्ता पे लाके रख दिया है। इसलिए ये बात होनी चाहिए, जो विकास की दिशा में अभी ये डॉलर की बात बोलते हैं, क्या अर्थशास्त्र समझता है इनको? क्या आर्थिक नीति समझती है इनको? दुनिया का चक्र क्या चल रहा है, दुनिया का व्यवहार कौन से चलन में होता है, ये जानते हैं? डॉलर की तुलना जब आप कर रहे हो तो क्या दुनिया का अर्थशास्त्र थोड़ा 1% 1% भी आपके दिमाग में है? क्या बात करते हैं हम? कहां से कहां छलांग मार रहे हैं, हम कहां से क्या कर रहे हैं, कैसा कैसा देश चला रहे हैं। आपके लोगों में जो बॉन्ड लेके रखे थे ना, 43,000 करोड़ का जो कर्जा आपने लेके रखा था, वो हमने चुकाया है पहले। आपको मालूम है क्या अर्थनीति की बात करते हो? इसलिए जब चर्चा करनी है तो व्हाइट पेपर पे करनी, हाँ टीका ही करनी है, चाहे कुछ भी हो। हमको सफेद को काला कहने का है, चाहे काले को सफेद कहने का है, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देश जिस दिशा से जा रहा है, पब्लिक जिस दिशा से जा रही है, दुनिया जिस नजर से हमारे तरफ देखती है, इसको नकारा नहीं जा सकता।
आज देश 15 साल में, 10-11 साल में जो बदल चुका है, जो छलांग देख चुका है, जो विकास की राजनीति आजकल देश में चल रही है, ये किसी परिवार को तुष्टीकरण करने के लिए हमारी पार्टी नहीं है, हमारी सरकार भी नहीं है। सिर्फ एक फैमिली के लोगों के सामने आरती उतारो और बात जिंदाबाद बोलो। इसके लिए सरकार नहीं होती है, इसके लिए दल नहीं होता है, इसके लिए देश नहीं होता है। देश के सामने जो चुनौतियां है, जो चैलेंजेस है, उसको सामना करने के लिए आज आत्मनिर्भर देश होने जा रहा है। इतना ध्यान रखो। इसलिए ये जो सवालात खड़े करने के और माजरे चलाने के, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो संसद में काम चल रहा है, जो संसद में विषय आते हैं, विषय को सामने रखकर चर्चा नहीं होती है। किस तरफ से चर्चा जाती है, ये जनता देखती है पूरी सब जगह पे। पूरा मीडिया भी देखता है, चैनल भी देखते हैं, पब्लिक भी देखते हैं, अखबार भी देखते हैं और जनता भी देखती है। इसलिए मोदी जैसे एक अच्छे नेता को कांग्रेस वालों के मुंह से बदनामी करके मोदी कभी छोटे नहीं होंगे और देश की छवि कोई बिगाड़ने नहीं देंगे। योगेश चिले साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि महाराष्ट्र अथा थामणार नहीं, महाराष्ट्र अथा थामणार नहीं, और फिर विकास के उन्होंने पूरे जो डेवलपमेंट के एजेंडा सामने रखा, अटल सेतु, कोस्टल रोड, नवी मुंबई एयरपोर्ट, पालघर एयरपोर्ट, तीन एयरपोर्ट इंक्लूडिंग मुंबई के अगल बगल में, 14 मेट्रो लाइंस, पॉट होल फ्री मुंबई, कॉन्क्रीटाइजेशन। तो किस प्रकार से इस डेवलपमेंट को योगेश चिले साहब आप देखते हो? क्या जो राज ठाकरे साहब ने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया, इस डेवलपमेंट सन्स ऑफ सॉइल्स को, जो उदय सामंत जी के साथ एक सभा में थे राज साहब, उन्होंने कहा सन्स ऑफ सॉइल में इसको डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। चिले साहब, देखिए सर, पहली बात तो यह है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा हमें मालूम नहीं, क्योंकि अभी जो न्यूज आ रही है वो ये बता रही है कि ये काम करने के लिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है जिन्होंने पहले से काम किया है, उनके लगभग 82,000 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने जो बकाया है उनका वो दिया नहीं है, और वो देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। यानी जो पहले कॉन्ट्रैक्टर है उनका ही पैसा इतना बाकी रखे है, तो नए जो काम कर रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्टर को सरकार पैसे देगी कैसे, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि कर्नाटक में जो अभी माननीय राज साहब ने कहा था, कर्नाटक में यानी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब रेडी कर रहे हैं, इसका फायदा कौन उठाने वाला है? इसका फायदा मराठी मानुस को होने वाला है क्या? हमें लगता है कि ये फायदा मराठी मानुस को नहीं होगा, क्योंकि बाहर से जिस तरीके से लोग आ रहे हैं ये पूरा फायदा उनको मिलेगा। अगर मराठी मानुस को फायदा देना ये आपकी मनीषा है, तो आपने जैसे कर्नाटक ने 100% जॉब जो है वो स्थानिक लोगों को इसका कायदा बनाया है, वैसे महाराष्ट्र में कायदा बनाओ। आपने अभी तक महाराष्ट्र में वो कायदा पारित ही नहीं किया है, आपने सिर्फ वो अधिनियम बना के रखा है, उसको कायदे में अभी तक आपने ट्रांसफर किया नहीं है। वो कायदा, उसका कायदा पारित होना जरूरी है, वो हुआ नहीं है। अगर वो कायदा नहीं होता है तो किसी भी कंपनी, जो भी नई कंपनी आएगी या जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहां पे यहाँ के स्थानिक लोगों को काम नहीं मिलेगा, कंपनियों को वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो माननीय राज साहब ने कहा था, अभी हम भी उस पर काम कर रहे हैं। हम भी अभी हमारे जो भी आंदोलन है वो इसी विषय को लेके इसके बाद आगे महाराष्ट्र में होने वाले। बट चिले साहब, जैसे उदय सामंत जी के साथ राज साहब एक ही मंच पर थे, जो डर उन्होंने कहा कि आप हिमाचल प्रदेश के जो नीति है वहां पर उस चीज को आप ध्यान में रखिए, अलग अलग बाकी स्टेट्स में भी लोग आके रूरल एरियाज में पूरे प्रॉपर्टी बाहर के लोग खरीद रहे, इस पर थोड़ा एक कानून कायदा व्यवस्था कुछ होना चाहिए। राज साहब ने इस चीज को कहा, आपको लगता है कि सरकार इस पे सोचेगी? नहीं, देखिए, हिमाचल प्रदेश हो या नॉर्थ का कोई दूसरा स्टेट हो, वहां पे रूल रहता है कि आपको अगर कोई भी बिजनेस करना है तो वहां का एक जो स्थानिक है उसे साथ में लेना है, आपको जगह लेनी है तो उसको भी रेस्ट्रिक्शन है। या मेरे हिसाब से कुछ 2 या 2.5 गुंठा जगह आप ले सकते, ज्यादा जगह लेनी है तो उधर वहां के एक आदमी को, किसी को आपको साथ में लेना पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए मैं वहां पे हिमाचल में रहता हूँ, मुझे बिजनेस कैसे करना है मालूम नहीं है, बाहर का कोई आता है, अगर उसे बिजनेस करना है तो उसे मुझे साथ में लेना पड़ेगा। इसके 2 फायदे रहते हैं, एक तो फंड मिलता है और मैं होशियार बन जाता हूँ। तो ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं करना चाहिए?
कश्मीर में आप जगह नहीं ले सकते थे पहले, अभी अभी शायद उन्होंने खुला किया है, लेकिन लेगा कौन कश्मीर में जगह जाके? हिमाचल में वो कायदा है, आपके आसाम और मणिपुर उत्तराखंड का में वो जिक्र कायदा किया। है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? आसाम, तो हम तो मणिपुर का चाहते भी हैं जिक्र ये किया कायदे होगा। महाराष्ट्र में भी पारित किए जाए, जिसका फायदा यहाँ के स्थानिक लोगों को ज्यादा से ज्यादा हो। आसाम और मणिपुर का भी शायद राज साहब ने जिक्र किया कि हिमाचल यही प्रदेश, कायदा है, जो भी बॉर्डर के नजदीक जो भी स्टेट है, उन सभी स्टेट के लिए ये कायदा है। मैं निजामुद्दीन जी साहब, निजाम साहब आपके पास आता हूं। थोड़ा एक्सप्लोसिव सब्जेक्ट है निजाम साहब, थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट है, बिकॉज वहां साहू जी साहब एकदम भड़क जाएंगे। राहुल जी ने फिर कहा कि आरएसएस संविधान को अटैक नहीं करना चाहिए, आरएसएस इस देश के कल्चर पे अटैक नहीं करना चाहिए, इस देश के जो ट्रेडिशन है, इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको अटैक नहीं करना चाहिए। और एक कांग्रेस का फिर एक विचार है, 4 दिन पहले एक मीडिया में चल रहा था कि कांग्रेस चाहता है कि आरएसएस पर फिर बैन हो। साहू जी साहब आरएसएस के कट्टर कंटिन्यूस एक आरएसएस के ये है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये कांग्रेस बार बार आरएसएस को बैन करो, आरएसएस बैन ढंग से नहीं, तो क्या है ये निजाम साहब? ये अभी सीधी सी बात है कि अभी संविधान के विषय पर जो बहस देश में चल रही थी, 75 साल होने के बाद संसद में संविधान के विषय उसको लेकर बहस चल रही थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आता है कि अयोध्या में राम मंदिर बाद से यह देश आजाद हुआ। तो संविधान का अपमान कौन कर रहा है? संविधान की धाराओं में जिन जिन चीजों का जिक्र है, अगर आप उनको मानने को तैयार नहीं है, अगर लोगों के धार्मिक इश्यूज को आप छेड़ेंगे और लोगों से आप बहस करेंगे, तो आपके अगेंस्ट ही जाएगा ना। जब देश ने एक संविधान बना दिया है, आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश के तमाम महापुरुषों ने एक शानदार संविधान दिया है इस देश को, और उस संविधान से देश बेहतर तरीके से चल रहा है। तो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 8 लोकसभा के सांसद जो बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने ये कहा था कि हमको जो है आप 400 सीटें दे दीजिए तो हम ये संविधान बदल के मनु संविधान लागू करेंगे। वो बातें लोकसभा के एमपीओ ने 8 जगह कही, और अगर ये बातें वो कह रहे हैं और राहुल गांधी उस पर आक्षेप करते हैं तो क्या गलत है? क्योंकि राहुल गांधी अकेले ये बात नहीं कर रहे हैं। आज मोदी जी का संसद में बहुमत नहीं है, उस बहुमत में देश के अलग अलग राज्यों से सांसद चुनकर आए हैं। अगर उनके मौजूदगी में ये बात हो रहा है तो गलत क्या है साहब? आप खाली एक दावा ये करेंगे कि मैं सरकार चला रहा हूं। 400 पार की सरकारों ने भी ऐसा नहीं किया जैसा आज हो रहा है। आप कर्ज पे सिर्फ कर्ज ले रहे हैं। अभी आपने बीच में किसान का जिक्र किया, मैं अपने एमएनएस के साथी को भी बताना चाहता हूं कि किसानों को आपने कोई फैसिलिटीज नहीं दी है। अभी इन्होंने जो बजट लाया उसमें जो एक क्रेडिट कार्ड इन्होंने किसानों को दिया है, पहले उसका 2 लाख रुपया था, उसको कह दिया कि 5 लाख तक अब आपको क्रेडिट कार्ड है। यानी काम आपको नहीं देंगे, आप उद्योगपतियों साहूकारों से लोन लेते रहिए, मरते रहिए, और उनकी जमीनें हम अडानी और अंबानी को देते रहेंगे। इसके अलावा सरकार के पास कोई नीति नहीं है। जो कर्ज आ रहा है, अभी हमारे एमएनएस के साथी ने भी कहा कि वो कर्ज तो आप बताइए भाई, कर्ज चुकाएंगे कहां से? और इनकम अगर नहीं आएगी तो आदमी भरेगा कहां से? और जिस बैंकों की अभी बात साहू जी कर रहे थे अपने मुंह से, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो है राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। इन्होंने तो कोई बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में आए। इन्होंने कौन सी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया? पूछिए अगर हम गलत कह रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, इनके यहाँ पैदाइशी ट्रेनिंग है आरएसएस की कि झूठ बोलो, तुम्हारी पैदाइश फिर क्या है? मर्जी बोलो। तुम्हारी पैदाइश क्या है कांग्रेस की? साहू जी साहब चुप रहे, देश की गद्दारी करना ये तुम्हारी पैदाइश है। सुन रहा था ना, साहब ये नहीं है, निजामुद्दीन जी हो गया। मैं साहू जी साहब को पूछता हूं, साहू जी साहब करेंगे, हम सुनते रहेंगे। चलेगा बंद कर। साहू जी साहब आरएसएस, निजामुद्दीन जी सुनिए ना, निजामुद्दीन जी ये कोई अरे आप तो बोल लेते हैं, निजामुद्दीन जब गवर्नमेंट रुकिएगा जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए निजामुद्दीन जी, मुद्दे की बात करो। निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी पूछिए, मैं गलत कह रहा हूँ? निजामुद्दीन जी 2 मिनट रुकिए ना सर। और भंकस करने का क्या हम इसलिए सुनना पाते हैं क्या? कैन गेट झूठा आदमी तुम ना, put me and साहू जी साहब on the screen please। अरे तुम्हारी पैदाइश क्या है? इंजीनियरिंग put me and साहू जी साहब on the screen। पैदाइश है पूरी। Put me and साहू जी साहब on the screen। निजामुद्दीन जी
साहब से बात चाहता हूं। कांग्रेस की सब निजामुद्दीन जी, झूठी है तुम्हारी। साहब जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए निजामुद्दीन जी, जवाब सुनिए। आपने मुझसे प्रदीप कहा मैं जी, चुप था कि नहीं नहीं ये गलत है, इंजीनियरिंग पुट ये कुछ भी चलाते रहेगा चलेगा क्या? इंजीनियरिंग तुम झूठा है तो तुम्हारी बात नहीं, सुनेगा हम नहीं चला देंगे, तुम झूठा है तो झूठी बात सुनेगा। प्लीज नहीं, म्यूट चलेगा। निजामुद्दीन जी, ऐसे हमारा भी नहीं चलेगा। गलत चिल्लाते रहेंगे कैसे चलेगा? प्लीज प्लीज। साउदी साहब जो बोलिए, साउदी साहब। आरएसएस सिर्फ देश के लिए चलती है, इनके सोनिया गांधी के राहुल गांधी के तलवार चाटने के लिए साउदी इनकी साहब। जिंदगी जाती है। साउदी ये साहब। आपको देश निष्ठा सिखाएंगे? साउदी साहब बोलिए बोलिए बोलिए, शांति से बोलिए, शांति से बोलिए। देश को देश निष्ठा कांग्रेस वालों से हमको सीखनी नहीं है। बोलिए बोलिए साउदी साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। सोनिया गांधी के राहुल गांधी के तलवार चाटने के आने हुआ कांग्रेस की क्या काम है इनका जिंदगी में? साउदी साहब, देश के साथ खिलवाड़ करने का। आरएसएस आज 100 साल पूरे करने जा रहा है। कितने बार उन्होंने बंदी लगाने की सोचा है, कितने बार बैन लगाने का सोचा है। हमेशा सोने के जैसा वहां से परख लिया है आरएसएस को। कोर्ट के दायरे में हो, जनता के दायरे में हो, आरएसएस को गाली देने के अलावा इनके जिंदगी में है क्या? चोर उचक के दरोड़े डालने वाले लोग, राहुल गांधी के सोनिया गांधी के तलवार चाटने के अलावा इनकी क्या देश के साथ निष्ठा है? साउदी साहब, मोहन आरएसएस कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, आरएसएस सिर्फ देश के लिए है। ये जो आज देश बचा है ना, आरएसएस की वजह से बचा है। राम मंदिर के बारे में जब उन्होंने कहा तो राम मंदिर हमारे देश की अस्मिता थी, अस्मिता है, अस्मिता रहेगी। और उनके खिलाफ इन्होंने जो 30-30, 40 साल जज खड़े किए थे, इनके खिलाफ ये कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे राम काल्पनिक है। इसलिए उन्होंने बोला जब राम मंदिर हुआ, जब देश आजाद हुआ। ये ध्यान रखो, बात करते हैं कोई भी बात अलग तरीके से जोड़ने की, उसका गलत मतलब निकालने का और नैरेटिव सेट करने का, इसके लिए इनकी जिंदगी बची हुई वही करने वाले हैं। देश के लिए जो लोग मर मिटने के लिए तैयार है, जो खुद का स्वार्थ छोड़कर जो देश के लिए काम करते हैं, वो आरएसएस है। इस राहुल गांधी के तलवार चाटने वाली औलाद नहीं है कांग्रेस वाले जैसे है राहुल आरएसएस के लोग, ध्यान रखने का। यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। देश के साथ राष्ट्र सर्वोपरि, देश सर्वोपरि मानने वाले आरएसएस के लोग हैं। उनके खिलाफ ये कांग्रेस वाले मक्कर, धोखेबाज, देशद्रोही ये बात करेंगे आरएसएस के बारे में, ये नहीं चलेगा। साहब जी साहब, मोहन भागवत जी ने कहा, बार बार कहा कि देखो हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं, नौजवान को सबको साथ में लेके चल के आगे बढ़कर एक नया विकसित भारत की तरफ देखना है। तो क्या मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, पूरे देश और बीजेपी उसी लाइन पे जा रहे हैं? साहू जी साहब, बात ऐसी है, मोहन जी हमारे श्रेष्ठत्व, आदरणीय, वैचारिक, परिपक्व नेता है। उनकी कोई भी वक्तव्य ये देश के हित में होगा। ये कोई व्यक्तिगत स्तर पर खुर्ची की चाह में ये कोई उनका वक्तव्य नहीं होता है। ये देश को जो जो समस्या लेकर हमको चलना पड़ता है, जिस चैलेंजेस लेकर आज देश चल रहा है, और जो सामने जो आने वाले दिन, आने वाली पीढ़ी, आने वाली सदी के लिए देश गौरवपूर्ण कैसे हो, इसके लिए जो भी विचार होंगे वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई बात नहीं होती है। यह पहली बार ध्यान में रखने। मोहन जी जैसे एक पितृतुल्य, एक वैचारिक नेता के बारे में इन लोगों ने गलत बोलना, यह सहा नहीं जा सकता है। यह कोई खुर्ची के लिए नहीं है, आरएसएस सिर्फ देश के लिए है, इतना ध्यान रखो। इसलिए जो भी वो बात करते हो वो देश के आत्मनिर्भर के लिए, देश के विकास के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए बात होती है। कैन वी गेट निजामुद्दीन साहब? निजामुद्दीन साहब, आप किस प्रकार से देखते हो? वी कम टू द फाइनल फेज ऑफ द प्रोग्राम। कल दिल्ली के चुनाव भी है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस एग्जिट पोल्स के हिसाब से लोग कह रहे हैं कि उतना अच्छा नहीं होने वाला है, बट राहुल गांधी जी एब्सोल्युटली बोल्ड है, जो स्टेप्स वो लिए हैं। तो किस प्रकार से देखते हो आप आने वाले काल जो है कल के बाद, किस प्रकार से? ये जो लोकतंत्र अपनी धरोहरों को बर्बाद करने पर तुला हो, जो बेईमानी के सारे रास्ते खुला रखता हो, जिसके लिए इलेक्शन कमिश्नर खुद उसके लिए कल उसकी अर्थी निकाला लोगों ने, दिल्ली की जनता ने,
जब इस तरह के चुनाव कराए जाएंगे जैसे महाराष्ट्र में हुआ, आपके सामने पूरा इतिहास महाराष्ट्र का भी एमएनएस ने खुद रखा, वो खुद कैंडिडेट थे, ये निजामुद्दीन राइन का अपना ओपिनियन नहीं था, आपके सामने इनके दल जो इनके सपोर्टर थे उन्होंने किया। तो कल अरे लोकसभा में केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, बोला आप चुप रहे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल है क्या? साहब जी साहब मैं आपके पास आता हूं ना, साहब जी साहब मैं आपके पास आता लोकसभा हूं। में केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था कांग्रेस वालों ने। साहब जी साहब मैं आपके पास आता हूं ना, जरा इनको कंप्लीट करने दो ना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए। अब हम जब ये बात कर रहे हैं, मैं नहीं बोले, नहीं साहब जी साहब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आप दोनों मर्यादा पाले। आज ये लोकतंत्र की जिस तरह हत्या बीजेपी इस देश में कर रही है, जिस तरह से सारी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने आपको ठुकरा दिया। साला रुक भाई, कैसी इडियट, लोगों ने आपको ठुकरा दिया। वेलकम टू साहब जी साहब। कैसे साहब जी साहब फाइनल वर्ड आपसे पूछता हूं। लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। निजामुद्दीन क्या भुगता है बड़े बड़े जोर से, वो कुछ भी बोलेगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संविधान की हत्या, गणतंत्र की हत्या कांग्रेस वाले रोज करते हैं। इंजीनियरिंग पुट और ये निजामुद्दीन यहाँ आके भूखेगा और बोलेगा हम हत्या करते हैं, हम नहीं चलने देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कैसा चलेगा? या साहब जी साहब कल लोगों ने इनकी हैसियत इनको बता दी है। बिल्कुल ये लोकसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे कि नहीं ली थी? अभी क्या चिल्ला रहा है ये? इन्होंने, केजरीवाल ने भी लात मारा, लोगों ने भी लात मारा कांग्रेस को। ये अभी हमको सिखाते हैं क्या? तो आपका कहना कि इंडिया अलायंस अब बिखर गया है, इंडिया अलायंस अब अलायंस नहीं रहा साउदी साहब? इंडिया ने ये देश को तोड़ने की साजिश के लिए इंडिया अलायंस बनाया था, और क्या है इनका? इनके लोग जीत गए तो ये भी अच्छा है, इनके लोग हार गए तो ये भी खराब है, चुनाव आयोग खराब है। ऐसा कैसा चलेगा? इन्होंने लोकसभा के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? इनको शर्म नहीं आई? बेशर्म जैसे करोड़ों वोटों से जब चुनकर आए, जब इनका कहां गया था सब अकल? और दिल्ली चुनाव हारने वाले इसलिए तो भाग गए हो। सावजी साहब महाराष्ट्र आता थांबणार नाही। देवेंद्र फडणवीस जी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। बोलिए सावजी बोलिए। साहब बात ऐसी है, महाराष्ट्र की सरकार हमारे श्रेष्ठ नेता देवेंद्र जी के, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और हमारे एकनाथ जी शिंदे, अजीत दादा पवार, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र को बहुत रफ्तार से आगे लेके जा रही है। जो हफ्ते में जो हमारी मीटिंग होती है कैबिनेट की, वहां के जो निर्णय होते हैं, आज उन्होंने कल 60 जो निर्णय 606 निर्णय जो हमने लिए हैं प्रांत के लिए, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, वो उन्होंने एक्सपोज कर दिए, वो बताए सब लोगों को। उसमें एक भी क्षेत्र ऐसा छोड़ा नहीं है जो विकास के लिए स्पर्श ना हो, चाहे गडचिरोली से हो, चाहे मराठवाड़ा से हो, चाहे विदर्भ से हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो। विकास की रफ्तार पे महाराष्ट्र सरकार चल रही है, और इसलिए उन्होंने स्लोगन बनाया, महाराष्ट्र आता थामणार नाही। जिस तरीके से महाराष्ट्र इन्होंने 2.5 साल चलाया, उस तरीके से महाराष्ट्र नहीं चलेगा। महाराष्ट्र भी अच्छा चलेगा। इसलिए जो नेतृत्व काम कर रहा है उसकी सराहना करने के बजाय वो बिगड़ कैसे जाए, लोगों में आपस में झगड़े कैसे लगे, लोगों में जातिवाद कैसा पड़े, सांप्रदायिकता कैसी बढ़े, इसके लिए कांग्रेस तुली है। नहीं तो क्या, आज केजरीवाल को प्रेस में साथ में क्यों नहीं लिया? जो लोकसभा में 6 महीना पहले जो गले में गले डाल के हाथ ऊंचे कर करके नाच रहे थे सब, वो किधर गए सब लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोग थे, संजय राउत, राहुल गांधी और सुप्रिया सुळे, जो कि 2 लोकसभा के सांसद चुनकर आए। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लिया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, जब आज तुमको मालूम है तुम्हारे हाथ से पूरा गया है, सब कुछ सुकड़ा साफ हो गया है इन लोगों का। अभी महाराष्ट्र में इनको जगह नहीं है, देश में भी नहीं है, कल दिल्ली जाएगी। इसलिए ये इसको अनदेखा करने के लिए सब नाटक कर रहे हैं सब प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ये निजामुद्दीन यहां आके बोल रहे, काम के बारे में बोलने की इसकी हैसियत नहीं है, ये डॉलर के बारे में बोलता है। अरे डुप्लीकेट चलन छापने में कांग्रेस वालों की जिंदगी गई। डुप्लीकेट चलन छापने में इनका अर्थमंत्री अटका हुआ है, नेशनल हेराल्ड में जमानत में बाहर है, और यहां आके यह हमारे ऊपर चिल्लाता है।
सावजी साहब, महायुति में से क्या सब ठीक है? बिकॉज चर्चा चल रहा था कि वर्षा में जाने के लिए फडणवीस साहब थोड़ा डिले कर रहे हैं। फिर संजय राउत ने अलग अलग कुछ बोला कि वो बफेलो का हॉर्न भी वहां पर कोई लाके रख दिया है, गाड़ के रख दिया है। क्या ये सब ठीक है? जो सब बात ऐसी है इसमें, एक तो संजय राउत का कोई भी सेंटेंस, कोई भी लफ्ज सीरियसली कोई लेता नहीं है। एक भी बात उसके धरातल से जुड़ी नहीं होती है, एक भी बात उसका कोई अधिष्ठान नहीं होता है। उसका मजाक उड़ाते हैं अभी सब संजय राउत की, जो भी स्टेटमेंट आता है उसका कोई सीरियसली नहीं लेता उसको। और बात ऐसी है, ये 3 दल की जब सरकार चलती है तो अपना दल बढ़ाने के लिए, अपना दल ऊंचा करने के लिए हर एक दल वाले प्रयास करेंगे और बातें होगी। लेकिन सरकार चलाने में जो नेता लोग हैं वो तीनों भी बहुत समंजस है, समझदार है। उनको पास्ट मालूम है, प्रेजेंट मालूम है, फ्यूचर के लिए उनके सामने एक अच्छा चित्रीकरण है। इसीलिए ये संजय राउत कुछ भी बड़बड़ करेगा, कुछ भी बड़बोलेपन करेगा तो उसका कोई असर किसके ऊपर होने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने सरकार कैसी चलाई है ये सब लोगों को मालूम है। ये शिवसेना पूरा 100% खत्म करके संजय राउत खामोश बैठेंगे। जो बची कुची थोड़ी बहुत है ना वो भी खत्म करके फिर बैठेंगे शांति से। सावजी साहब, 2-3 चीज शिवसेना खत्म करने की सुपारी संजय राउत ने ली है, ये ध्यान में रखो। एकनाथ शिंदे जी ने कैबिनेट मीटिंग में एब्सेंट थे। उसके बाद फडणवीस साहब ने एक अहम मीटिंग बुलाया था जिसमें हाउसिंग वगैरह हर चीज था, उसमें भी शायद एकनाथ शिंदे गए नहीं थे, एकनाथ शिंदे जी गए नहीं थे। तो क्या रायगढ़ पर अभी भी अटके हुए हैं मामला? क्या वहां सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा? कैसे देखते हो आप? और स्पेशली नासिक दूसरा तो नासिक वाले आपके गार्डियन मिनिस्टर साहब, 36 जिले में से 34 जिलों का चयन हो गया है। 1-2 जगह का कहीं का रह गया होगा, नेता हमारे सक्षम है, बात करके वो हल हो जाएगा। उसमें कोई ज्यादा अटका हुआ नहीं है। और नासिक मेन आपका है बिकॉज महाकुंभ शायद अगले साल वहां से एंड में होगा महाकुंभ। तो किस प्रकार से वहां गार्डियन मिनिस्टर अच्छा रहना बहुत जरूरी है। साहब कुंभ की तैयारी चालू है। हाँ, कुंभ की तैयारी के लिए जो प्रशासन आज जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे रेवेन्यू कमिश्नर है, हमारे जिलाधिकारी है, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है, बाकी सारी व्यवस्थाओं के पूरे इंचार्ज है, चाहे एमएससीबी हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे और कोई हो। तो ये सब लोग प्रशासन के दायरे में। हमारे जिले में 3 मंत्री है अभी, और कुंभ मेला मंत्री बोल के गिरिजी महाजन है। और एक बात, इसलिए ये 4 मंत्री ये कुंभ मेला की तरफ, नासिक की तरफ देख रहे हैं। इसकी कोई चिंता करने की बात नहीं। अच्छे से अच्छा कुंभ होगा, पिछले समय जैसे कुंभ होगा उससे अच्छा कुंभ होगा, उसकी तैयारी होगी। और एक नई नजर कुंभ की तरफ से पूरी दुनिया को देंगे हम, नासिक की तरफ से। केजरीवाल जी यमुना में डुबकी नहीं लगा पाए, मगर क्या आपको लग रहा है कि गोदावरी वगैरह उतना साफ है कि प्रॉब्लम होगा नहीं? साहब, ऐसा जैसा नमामि गंगे जैसा प्रकल्प सरकार ने हाथ में लिया है, नदी जोड़ प्रकल्प लिया है, तो भारत की सारी नदियां अविरल बहती रहे, शुद्ध होने लगे, इसके लिए जो प्रयास जारी है उसमें गोदावरी भी है। अभी 50-60 साल का जो हमको जो पूरा अनुभव है इस काम का, जिस तरह से प्रशासन आया है, जिस तरह से सरकारें थी, उसके बाद अभी इस तरफ से ध्यान गया है। सब स्पिरिचुअल बातों में हम सीरियसली है, स्पिरिचुअल पर्यटन पे है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 साल में स्पिरिचुअल प्रोग्राम देश भर में किए हैं, उसमें नदी का स्थान भी मुख्य धारा में है और गोदावरी का भी उतना ही सम्मान। आज मैंने शुरुआत मैंने इसलिए की थी साहब, गोदावरी का प्रगट दिन आज है। क्या बात। और जो उसके बारे में करना चाहिए वो सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भी करेंगे। आपका जो एंट्री होता है ना, एकदम अमिताभ बच्चन की एंट्री जैसे होता है, कुछ नए खबर लेके आप शुरुआत करते हो, बहुत बढ़िया। सब बात ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है चर्चा होनी चाहिए। ये जब एक दूसरे के ऊपर आरोप करते हैं तो अपनी हैसियत देखना चाहिए, अपनी ऊंचाई देखना चाहिए। मुझे जब बड़े नेताओं के बारे में मैं बोलता हूं ना, चाहे राज ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, तो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत होती है। चाहे विरोधी विचार हो सकता है, लेकिन सामने वाले जो भोगते हैं ना अपने औकात छोड़ के,
तो उनको उनके औकात दिखाना पड़ता है, इसलिए मुझे ऐसी भाषा करनी पड़ती है। थैंक यू साहू जी साहब। मगर आप जब शुरुआत करते हो ना, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आप हमेशा कुछ नया चीज लेके शुरुआत करते हो। बहुत बढ़िया साहू जी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो सर। थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर। साहू जी साहब नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय सिया राम। महादेव, हर हर महादेव। As we always end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality, equality before the law, and equal protection of rights. Liberty, freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and fraternity." Talks about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to Nation Now, that's the bell icon that you can hear. Click onto it. You subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. And we always say the fundamental duty of all political parties to see that they come together to protect and save the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution survive and move ahead, then the Republic survives, the Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar of Nation Now. We'll come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.